नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नई समस्या का समाधान करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक समस्या हमें वर्णमाला में होती है उच्चारण स्थान की। जब उच्चारण स्थान के प्रश्न आते हैं तो गलती से भ्रमवश वो अक्सर गलत हो जाते हैं। उन प्रश्नों के समाधान में हम आज इस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान से जब प्रश्न आते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम ये मान कर चलते हैं कि उच्चारण स्थान तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हम रोज़ बोल रहे हैं तो हमें सब कुछ पता है। लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न होता है तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ से इसे बोलते हैं। जैसे पूछा जाए कि वह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, और परीक्षा हाल में बैठ करके आप लगे सोचने कि वह कहाँ से बोलते हैं, वह कहाँ से बोलते हैं, तो उत्तर गलत ही मिलेगा, क्योंकि वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ यानी दांत और ओठ के सहारे बोला जाता है। तो वो ऑप्शन आपको गलत नजर आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम दांत और होठ का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे अक्षर हैं, ऐसे कई वर्ण हैं जिनमें समस्या होती है। इसी समस्या का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस टॉपिक को, वर्णमाला के इस टॉपिक को संस्कृत से जोड़ करके आपको बताऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हिंदी जो भाषा है ये संस्कृत से ही उत्पन्न है। संस्कृत से ही उत्पन्न है और संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। संस्कृत के अगले चरणों में, जैसे संस्कृत से पाली का विकास, संस्कृत से पाली का विकास, संस्कृत से अवहट्ट का विकास, संस्कृत से अपभ्रंश का विकास, और इसी क्रम में आता है आपका हिंदी। तो हिंदी निश्चित रूप से संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है और इसके कई सूत्र, कई इसके तथ्य संस्कृत से ही मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो हिंदी में वर्णमाला में उच्चारण स्थान को लेकर के कोई विशेष नियम नहीं है, तो उस समस्या का समाधान संस्कृत से करना जरूरी है। इस समस्या का निदान संस्कृत में होगा और उसके लिए हमें इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। कई बार हम घबराते हैं कि संस्कृत के सूत्रों को याद कैसे करें, तो इस समस्या का समाधान आज हो जाएगा कि संस्कृत के सूत्र आपको याद हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उच्चारण स्थान वाला सवाल आपके लिए घलुआ हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, आप एकदम सही करके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उच्चारण होता कहाँ से है। हमने पिछले वीडियोस में बात किया है कि उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से हम बात करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य यानी हम प्राणी किसी भी वर्ण का उच्चारण 5 अलग अलग स्वर यंत्रियों से करते हैं। ये 5 स्वर यंत्रियां कौन कौन सी हैं, तो हमने बात किया है या बात कर रहे हैं अभी कि कंठ जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका कंठ है। कंठ से हम बहुत सारे वर्णों का उच्चारण करते हैं। जब कंठ से अंदर आप मुंह में आएंगे, जैसे आपका ये मुंह है, मुंह के अंदर आप आ रहे हैं, तो कंठ के बाद तालु आता है। मैंने बताया था कि तालु वह स्थान है जहां चूरन सट जाता है, चूरन जहां चिपक जाता है और निकलता नहीं है। यानी मुंह में वो हिस्सा, जैसे जीभ को सीधा करें, अगर आप जीभ को लंबवत खड़ा करें तो जहां जाके, जिस गड्ढे में जाके जीभ आपकी टकराती है वही तालु है। तालु आपके मुंह में वह गड्ढे वाला पार्ट है, वो गड्ढे वाला भाग है जहां आपकी जीभ लंबवत होकर टकराती है। जीभ को लंबवत करिए, टच कराइए, ऊपर रखेंगे, यहाँ क्या है, तालु है। उस तालु वाले हिस्से से कई वर्ण बोले जाते हैं। तालु के आगे बढ़ेंगे तो दांत के ऊपर, जीभ से देखेंगे आप, जीभ से टच करिए, जीभ से स्पर्श करिए, छुइए, देखिए उसमें दांत के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा खुरदरा सा भाग है, रफ पार्ट है। 3-4 लाइनें सबके मुंह में होंगी, आपके भी मुंह में होंगी जब आप वीडियो देख रहे हैं। अगर ऐसी लाइनें आपके मुंह में नहीं है तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चेक कर लीजिए एक बार, है ना। तो इन लाइनों को हम मूर्धा कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं, 3-4 रेखाएं हैं खुरदरी टाइप की, इनको हम मूर्धा कहते हैं। दांत से आप परिचित हैं, होठ आपने देखा ही। तो होठ से अंदर जाएंगे तो पहले आपको दांत मिलेगा, दांत के बाद मूर्धा मिलेगा, वही 3-4 लाइनें। उसके बाद तालु, वो गड्ढे वाला पार्ट जहां पे पंजीरी चिपक जा रही थी, जिसे आप ठेल ठेल के निकाल रहे थे, और उसके अंदर जाएंगे तो कंठ है। कंठ सबको पता है, कंठ ये वाला हिस्सा है। आइए देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से। इस चित्र के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि एक व्यक्ति है और उसके मुंह का हिसाब किताब कैसा है। देखिए, जैसे एक व्यक्ति है और इसका ये मुंह है, ये नाक है, मैं थोड़ा ठीक नहीं बना पाया, आप ठीक बना सकते हैं। ये मुंह है और इसके 2 होंठ हैं, इसके ये 2 होंठ हैं और होठों के ऊपर
ये ऐसा कुछ गड्ढा वाला पार्ट है। यही गड्ढा वाला पार्ट जहां पे पंजीरी चिपक रही थी ना भाई, जहां चूरन चिपक रहा था, जब चूरन आप खा रहे थे और चिपक जा रहा था, निकल नहीं रहा था, तो यही वाला हिस्सा आपका तालु है। हम क्रमशः बात करें, यहां पर आपका कंठ है, ये आपका कंठ है, ये आपका कंठ है, कंठ के ऊपर तालु है, और जो खुरदरा सा भाग है यहाँ पर, एक जो खुरदरा सा भाग आपको यहाँ दिख रहा है, जो खुरदरा सा भाग आपको दिख रहा है, देखिएगा, ये खुरदरा सा भाग जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मूर्धा है। मूर्धा के आगे दांत है, और दांत के बाहर ये दोनों आपके होंठ हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कंठ से तालु, तालु से मूर्धा, मूर्धा से दांत, दांत से होंठ, यही इसका क्रम है। इसी क्रम में ये आपके मुंह में बने हुए हैं। तो कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत, दांत के बाद होंठ। इसी क्रम में हमारे सूत्र भी हैं। संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, और इस वैज्ञानिक भाषा में सब कुछ क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध है, कंठ के बाद तालु वाला सूत्र मिलेगा, तालु के बाद मूर्धा वाला, मूर्धा के बाद दांत, दांत के बाद होंठ वाला। अब इन सूत्रों के माध्यम से हम एक एक अक्षर, एक एक वर्ण के बारे में यहाँ पे उच्चारण स्थान देखने वाले हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं सूत्र, इन सूत्रों की संख्या 9 है। मैं इस वीडियो में आपको 5 सूत्र बता रहा हूं, और अगली वीडियो में बचे 4 सूत्र मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये 5 सूत्र आपको याद कैसे होंगे, देखिए। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। आप इन सूत्रों को याद करने के लिए इस वीडियो को ईयरफोन के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा। जब आप खाली समय में हो, इस वीडियो को सुनिएगा, निश्चित रूप से सभी सूत्र क्रमशः आपको याद होंगे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। और इससे हम क्या देखेंगे कि इस सूत्र के माध्यम से किन किन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इस पहले सूत्र से कंठ के बारे में हमने स्पष्ट रूप से बात कर लिया। क्या बात किया उसके बारे में देखिए। हम ये देख पा रहे हैं कि तो अ के समान स्वर होता है आ। तो अ और आ का उच्चारण, अ का मतलब अ और आ दोनों हो जाएंगे, अ का मतलब अ और आ दोनों हो जाएंगे। इसके बाद है कु, कु का मतलब क वर्ग। अब क वर्ग हम जानते हैं, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। फिर इसके बाद है ह, अ कु ह। ह मतलब यहाँ पे हमसे ह छूट गया है, आप ह को भी ऐड कर लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी अ आ का उच्चारण, कु मतलब क वर्ग यानी क ख ग घ अंग का उच्चारण, ह मतलब ह का उच्चारण, और विसर्ज यानी विसर्ग, विसर्ग यानी अह। हम अयोगवाह 2 पढ़े हैं, ये विसर्ग है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अ आ का उच्चारण, क वर्ग में क ख ग घ अंग का उच्चारण, ह और अह का उच्चारण कंठ से होता है। अब इसके अलावा कंठ से किसी और का उच्चारण नहीं होता है, कंठ वाला कंप्लीट। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ आ, क वर्ग में क ख ग घ अंग, ह और अह यानी विसर्ग, इन सब का उच्चारण कंठ से होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी बात को हम इस चित्र में देखें, इस रेखा चित्र में देखें, तो अ आ आपका कंप्लीट हुआ, साथ ही आपका अह कंप्लीट हुआ, और क ख ग घ अंग भी कंप्लीट हो गया। यानी इन सब का उच्चारण एक जगह से हो रहा था, और यहां आपको ह ध्यान रख लेना है। यानी ये 2, एक 3 और 5 8 और एक 9, 9 वर्णों का उच्चारण कंठ से हो रहा है। अगले सूत्र पे बढ़ते हैं। देखिएगा, ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु, यानी ई का मतलब ई और बड़ी ई दोनों, ई का मतलब ई और बड़ी ई दोनों, चू का मतलब है च वर्ग, च छ ज झ य, च छ ज झ य, और य यानी जो अंतस्थ वर्ण आपका है य का उच्चारण, और यहाँ पे सा मतलब श। इस स का उच्चारण भी किससे होता है? तालु से। फिर से देख लीजिए, ई चू मतलब च छ ज झ य, श मतलब
य मतलब य और सा मतलब श, इन सब का उच्चारण तालु से होता है। इसीलिए इस स को हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में इसे बड़ा स कहते हैं, इसे बड़ा स कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में तालव्य स है, तालव्य है। और कई बार मेरे यहाँ ननिहाल में इसको तालाबी स कहते थे, तो मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर ये तालाबी क्यों है, किसी तालाब या गढ़ही से निकल के आया है क्या। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये गढ़ही से नहीं निकला है, तालाब से नहीं निकला है, बल्कि ये तालु से बोला जाता है। तो तालु से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, तालव्य स है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, ये तालव्य वर्ण कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इस चित्र में देखें अगर, तो इसमें क्या खत्म हो गया, ई आपका खत्म हो गया, एकदम क्रमशः है, एकदम वैज्ञानिक सूत्र है। आ खत्म हुआ, ई खत्म हुआ, चू मतलब च छ ज झ य खत्म हुआ। इसके बाद आप क्या देख पाएंगे कि य और स, देखिए एकदम क्रमशः य और स, जितना मैंने घेर लिया ये सब हमने कंप्लीट कर लिया, जितना हमने घेर दिया है बोर्ड पर ये सब कंप्लीट हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान हमने जान लिया, यानी ई चु यसा नाम तालु, इस सूत्र से हमने ई च छ ज झ य श, इन सब का उच्चारण स्थान तालु से जान लिया। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं, देखिएगा, री टू रसाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम मूर्धा, यानी री दो होता है, हिंदी में तो एक ही है, हिंदी में तो केवल एक री है, और एक बड़ी वाली री भी होती है, जैसे दीर्घ री कहते हैं, दीर्घ री कहते हैं। कैसे, वो ऐसे बनती है, एक हुक और दो हुक। आपने देखा होगा खाद का जब बोरिया खरीदेंगे ना, यूरिया का, डीएपी का, तो लिखा रहेगा हुक का प्रयोग ना करें, वही वाला हुक यहाँ 2 बार लगेगा। देखिए 2 बार लगेगा हुक तो ये बड़ी री हो जाएगी, और एक बार लगा है, एक सिंगल हुक लगा है तो कौन सी है, छोटी री, यानी कि ह्रस्व री है। तो री देखिए, री मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है, री मतलब छोटी वाली यानी कि ह्रस्व वाली, और दीर्घ वाली, दोनों री का उच्चारण। टू मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, एकदम क्रम से है, च पढ़ा, क पढ़ा, च पढ़ा, अब ट पढ़ रहे हैं, ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़, इन पांचों का। इसके बाद देखिएगा र लिखा है यहाँ पे, र का उच्चारण स्थान, और ये है आपका स, और ये वाला स यानी इसे मूर्धन्य स कहते हैं, मूर्धन्य स कहते हैं, मूर्धन्य स कहते थे भोजपुरी में, मूर्धन्य जैसे लगता है कहीं थुन्ही लगा है उसमें, लेकिन ये वास्तव में क्या है, मूर्धन्य स है, और ये कहीं थुन्ही नहीं लगा है इसमें। इसे पेटफरवा स भी कहते हैं हमारे पूर्वांचल बेल्ट में, पेटफरवा, क्योंकि इसका पेटवा फटा हुआ है, देखिए। लेकिन वास्तव में इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, मूर्धा होगा, मूर्धन्य स है, ये मूर्धन्य स है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अभी हम बात करेंगे, आगे ही बात करेंगे, देखिए ध्यान से। तो री ट ठ ड ढ अड़, र और स, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। और अगर इसी रेखा चित्र में हम बात करें तो आप क्या देख पाएंगे कि री आपका खत्म हो गया, ट ठ ड ढ अड़ खत्म हो गया, इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है। और देखिए बिल्कुल वैज्ञानिक, र और स का उच्चारण भी कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। हम साथ साथ इस पे दिखा भी रहे हैं किसका किसका उच्चारण कहाँ कहाँ से हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे सूत्र के बारे में, जो संस्कृत का सूत्र है, और इसका नाम क्या है, ऋतुलसानाम दंतः, ऋतुलसानाम दंतः। और यहाँ हम देख रहे हैं कि री का उच्चारण, री का प्रयोग भी हिंदी में नहीं होता, इसका भी प्रयोग संस्कृत में होता है। हम पहले ही बता दिए हैं कि सूत्र संस्कृत वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत वाला सब कुछ रहेगा इसमें। तो री का उच्चारण जिसे हमें ध्यान नहीं रखना, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आप जानते रहें। तू मतलब क्या, तू मतलब त वर्ग, त थ द ध न, त थ द ध न, फिर लिखा है ल, एकदम एक एक अक्षर ध्यान रखना है। ऋतु लसा नाम दंत, ल का उच्चारण भी किससे होगा, दंत से, और इस स का उच्चारण भी किससे होगा, दंत से। यानी इन सभी का उच्चारण किससे हो रहा है, दांत से हो रहा है। अब बोल के देखिए, त थ द ध न, आपकी जीभ बार बार जाके दांत को छू रही है, बार बार जाके दांत को छू रही है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में दांत को छूने की बारी आती है जीभ की, वो सब कैसे वर्ण है, दंत वर्ण है। वो सब कैसे वर्ण है, दंत वर्ण है, यानी दांत से बोले जाते हैं। अगर इस रेखा चित्र में बात करें तो देखिए,
यहाँ पे जरूरी है नहीं क्योंकि हिंदी की वर्णमाला है, लेकिन यहाँ से मिल जाएगा त थ द ध न। और यहाँ देखिए आप ल और स, ल और स, यानी आप तीनों सा कन्फर्म हो गए आपको। आपने क्या देखा कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो अब से ध्यान रखिएगा, बड़ा स छोटा स, इसको छोटा सा कहते हैं, छोटा सा, ये किसी मामले में किसी औकात में छोटा नहीं है बड़े वाले से। लेकिन भाई क्या दिक्कत है कि ये बाद में आता है। और कोई व्यक्ति अगर पहले पैदा हो गया आपसे ना, तो चाहे कुछ भी हो वो बड़ा ही रहेगा, आप उससे पहले पैदा नहीं हो सकते। तो जो पहले आ गया, अगर ये पहले आ गया स, तो इसे बड़ा सा कहना कोई बेईमानी नहीं है। ये मझला सा हो गया, बिचवा में आया है, और ये छोटा सा हो गया। अगर ये आपस में किसी बात से उलझ गए तीनों कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, तो उन्हें यही समझाया जाएगा कि तुम बाद में आए हो भाई, तुम कुछ भी कर लोगे, अब दोबारा बड़ा पैदा नहीं हो सकते। तो इतना समझ गए तो समझिए कि आपने तीनों को समझा लिया कि ये बड़ा है यानी कि तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत स है। हम तीनों स को जान गए, क्रमशः जान गए, बड़का, मझिला, छोटका। ठीक है भाई, आगे बढ़े दोस्तों। देखिए अगला सूत्र हमारा है यहाँ से उपु पद्मानिया नाम ओष्ठः। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठः, इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि उ, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई कि उ का उच्चारण, उ आया है ना, तो उ छोटा वाला भी रहेगा, बड़ा वाला भी, यानी ह्रस्व भी रहेगा और दीर्घ भी रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, समान हैं। अब पु मतलब प फ ब भ म, प वर्ग, प फ ब भ म। यहाँ एक वर्ण लिखा है उपधमानीय। तो देखिए उपधमानीय वर्ण और जिह्वा मूलीय वर्ण, ये दोनों अयोगवाह वर्ण होते हैं। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, लेकिन होते हैं संस्कृत में, हिंदी में नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं और संस्कृत में 4 होते हैं। संस्कृत में 4 होते हैं, अंग, अह, उपधमानी, जिह्वा मूली। तो हम यहाँ संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही संस्कृत की बात करके आपको परेशान करना चाह रहे हैं, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम देख क्या पा रहे हैं कि उपु पद्मानिया नाम ओष्ठः, यहाँ से हमने देखा उ प फ ब भ म का उच्चारण होठ से होता है। और रेखा चित्र पे देखने के लिए जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि उ इन दोनों का उच्चारण, प फ ब भ म इनका उच्चारण, इन सब का उच्चारण किससे हो रहा था, उपधमानीय वर्ण है, इन सब का उच्चारण किससे हो रहा था, होठ से हो रहा था। ये ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे, ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। अगर आप अब गिन लीजिए तो हमने सब कंप्लीट कर दिया, लेकिन कुछ बच गया है। का बच गया है ये भी देख लीजिए, बचा क्या क्या है। देखिए हमने सब कर लिया, लेकिन बच गया, ये बच गया लाल से जो मैं कर रहा हूं, ये बच गए 4, ये एक बच गया 5, ये बच गया 6। अब 6 वर्ण बच गए, बाकी सभी का उच्चारण स्थान हमने जान लिया। अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, ईचु यसा नाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंतः, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठः। इसे आप याद कर लेंगे और इस वीडियो को थोड़ा ईयरफोन लगा के सुनिएगा, हेडफोन लगा के सुनिएगा तो बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमें सूत्र को देखते हैं। छठा सूत्र देखिए, 5 हो गया, कंठ का हो गया, तालु का हो गया, मूर्धा का हो गया, दांत का हो गया, होठ का हो गया। अब जो सूत्र मिलेगा, अब इन्हीं में से जोड़ जोड़ कर मिलेगा। कंठ को तालु से, तालु को कंठ से, कंठ को होठ से, दांत को होठ से, ऐसे जोड़ करके बनेगा। अब 2-2 को जोड़ करके बनेगा। तो देखिए बहुत ही आसान होगा। एदय, पहला छठवां देखिएगा, एदय तो कंठ तालु, यानी ए और ए इन दोनों का उच्चारण अकेले न कंठ से होगा न तालु से होगा। करके भी देख सकते हैं, लेकिन परीक्षा भवन में कितना करके देखेंगे, इसीलिए इसे याद कर लेंगे। एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, ए का उच्चारण कंठ और तालु को जोड़ करके होता है। कंठ और तालु को जोड़ करके होता है, यानी इसमें हम देख पाएंगे कि ए और ए भी आपका कंप्लीट हो गया। यानी ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों को जोड़कर होता है, अकेले कंठ से, अकेले तालु से नहीं होता। ऐसे ही आगे है, उदौतो कंठोष्ठः, ओ का उच्चारण कंठ और होठ से होगा, कंठ और होठ से होगा। ओ का उच्चारण ओ बोलेंगे तो होठ भी आपका हरकत करेगा और कंठ तो बोल ही रहा है।
तो कंठ और होठ के दोनों के जुड़ने से ओ औ का उच्चारण होगा। यहां भी आप देख लीजिए, ओ औ भी आपका कंप्लीट। अब स्वरों में बचा क्या है? कुछ नहीं। अब जो बचा है वो यही बचा है, अयोग वाह, अंग बचा है, अनुस्वार बचा है। इसी को हमको अब देखना है, उसे आगे देखेंगे। लेकिन अभी व्यंजन में क्या बचा है? व बचा है, अकेला व बचा है, और यही खतरनाक है। जो अंत में बच जाए ना, एकदम जबरदस्त वाला। जितने भी पिक्चर में देखे होंगे, जब सारे गुंडे मर जाते हैं तो अंत में अंत वाला बचा रहता है, विलेन, जो मेन विलेन है। अब उसे गुंडा मारता रहेगा, सॉरी हीरो मारता रहेगा, और उसे हीरो तब तक मारेगा जब तक उसके नाक से खून न निकल जाए। आपने देखा होगा मिथुन मारता है लास्ट तक। तो यही वह है खतरनाक, एकदम अंतिम विलेन है, यही है मोगैम्बो। और ये मराएगा लास्ट में, और इसके लिए अलग से हथियार की जरूरत है। ये रावण है, इसके नाभि में क्या है वो विभीषण बताएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करेंगे अभी व के बारे में। वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य अकेला, एक बाण इसके लिए स्पेशल चाहिए। और देखिए बाण क्या है, वकारस्य दंतोष्ठ, यानी वह अकेला, और इसका उच्चारण दांत और होठ दोनों के मिलने से होता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसे खत्म करना है, और संस्कृत में भी अंत में खत्म किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है भाई। तो संस्कृत के इन सूत्रों के माध्यम से हम हिंदी के उच्चारण स्थान को स्पष्ट रूप से समझ पाए हैं। और देखिए वह भी खत्म हो गया, इस व का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दांत और होठ दोनों, दांत और होठ दोनों। वकारस्य दंतोष्ठ, ये भी खत्म, ये भी विलेन खत्म। अब क्या बच गया? अब बच गया जिसे बचा हुआ हम मान रहे हैं, यमंगणा नाम नासिका च, यानी नाक से जिनका जिनका उच्चारण होता है। आप कहेंगे कि इसमें कहां बचा है कुछ जिसका नाक से होगा? सब तो खत्म हो गया है, नहीं बचा है। आपका अनुस्वार बचा है, इसका उच्चारण नाक से होगा, इस अनुस्वार का उच्चारण नाक से होगा। और यमंगणा नाम नासिका च में ये भी एक तरीका है, यमंगण नम, यमगण नम, यमगण नम। ये पांच जो पंचमाक्षर हैं, इनका उच्चारण भी नाक से होता है। अंगा य अड़ न म, इनका उच्चारण नाक से होता है। इस तरह से इन 4 सूत्रों के माध्यम से, पिछले 5 सूत्रों के माध्यम से हम पूरे वर्णमाला के उच्चारण स्थान को समझ गए, या समझ जाएंगे जब आप वीडियो को देखेंगे। अगर इस नोट्स में, अगर इस वीडियो में आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़े तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से इसे नोट कर लीजिए। और 2-3 बार अगर वीडियो आपने देख लिया तो उच्चारण स्थान कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है और आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।